प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। उन्हें ब्राजील में 5 देशों के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना है। 15 और 16 जुलाई को होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलग से भी मुलाकात होगी। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का समूह। इसी ब्रिक्स समूह के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री रविवार सुबह रवाना हो जाएंगे। बतौर प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने का ये उनका पहला मौका है। रविवार रात बर्लिन में रुकने के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री ब्राजील के उत्तर पूर्वी शहर फोर्टलेजा पहुंचेंगे। 15 जुलाई को ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों की शिखर बैठक इसी शहर में होगी। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव सुजाता सिंह भी इसी दौरे में प्रधानमंत्री के साथ जा रहे हैं। It's an interesting group of countries politically. There are 3 declared aspirants for membership, permanent membership of the UN Security Council, 2 members who are permanent members of the Security Council. फोर्टलेजा के बाद 16 जुलाई को ब्रिक्स देशों के नेता ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों की कोशिश होगी पिछले साल डरबन घोषणा पत्र में तय ब्रिक्स विकास बैंक को अंतिम रूप दिया जाए। साथ ही सदस्य देशों के संकट के समय मदद के लिए कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट से संबंधित समझौते पर भी सहमति बने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के अलावा आपसी व्यापार की अड़चनों को दूर किया जाए। बैठक में जलवायु परिवर्तन पर भी अहम बातचीत होगी। इसमें डॉलर यूरो के एकाधिकार को खत्म करके आपसी मुद्रा में व्यापार की संभावना को भी तलाशा जाएगा। साथ ही विश्व व्यापार संगठन के मसलों पर बातचीत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही हिंसक घटनाओं और आतंकवाद के खिलाफ पुख्ता रणनीति पर भी बातचीत होगी। General assumption is that it will be a development bank which will be available to provide concessional credit to members of BRICS if they should so wish and to other developing countries. That's the logic of the proposal. इस दौरे का अहम हिस्सा लैटिन अमेरिकी देशों और दक्षिण अमेरिकी देशों के नेताओं से मुलाकात भी है। भारत की कोशिश होगी कि फोर्टलेजा घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद में सुधार और नए सदस्यों की भागीदारी का मामला जोड़ा जाए। There is a meeting with all the South American countries. This is an important aspect of our policy vis-à-vis the Latin American region, and we are taking this opportunity to enable PM to have a wide-ranging dialogue with leaders of the Latin American countries, well, South American countries in this case. ब्रिक्स की नींव 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के वक्त पड़ी थी, लेकिन उस समय इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल नहीं था। अभी तक इसके 5 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ब्रिक्स देशों के दुनिया के कुल भूभाग में 1/4 से ज्यादा की हिस्सेदारी है। आबादी के लिहाज से दुनिया के 40% लोग इन 5 देशों में हैं। साथ ही दुनिया में ब्रिक्स का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 24 खरब डॉलर का है। ब्रिक्स की स्थापना का एक उद्देश्य यह भी था कि दुनिया में एक ध्रुवीयता खत्म हो और बहुध्रुव स्थापित हो, ताकि पिछड़े और विकासशील देशों के सामरिक और आर्थिक हित सध सके। लेकिन रोचक बात यह है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच भी प्रतिस्पर्धा काफ़ी अधिक है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रतिस्पर्धा को सहयोग में बदलने की होगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। जी हाँ, तो सार्क की दुनिया के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा, जहाँ मल्टीलेटरल जो है वो एंगेजमेंट होगा। अलग अलग देशों से उनकी मुलाकात होगी और 2 महत्वपूर्ण देश रूस और चीन के साथ भी उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ अलग से मुलाकात भी होना तय पाया है। मेरे साथ कई खास मेहमान हैं इस मुद्दे पर चर्चा के लिए। मीरा शंकर हैं जो कि राजदूत रह चुकी हैं कई देशों में, इसके अमेरिका में भी रह चुकी हैं राजदूत। इसके अलावा मेरे साथ हैं कमल मित्र चिनॉय, प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU में। RS कल्ला साहब हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय में, और वरिष्ठ पत्रकार जो कि विदेश मामलों को लगातार कई दशक से देखते रहे हैं, सतीश जेकब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ मीरा शंकर, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहली बार बड़ी जल्दी, हालांकि ये चुनौती आई है प्रधानमंत्री के लिए, अभी उन्हें ऑफिस संभाले हुए बहुत दिन नहीं हुए हैं, लेकिन इस मुलाकात को अगर देखें, ब्रिक्स देशों के साथ जो उनकी बातचीत होगी उसमें राजनीति कम और आर्थिक मुद्दे ज़्यादा होंगे। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि दुनिया की करीब 40% आबादी जो है यही देश कवर कर लेते हैं। ऐसे में एक बड़े देश का रिप्रेजेंटेशन करेंगे प्रधानमंत्री वहाँ पर। जो बैंक बनाने की बार बार बात हो रही है,
वो अभी आपको लगता है फिलहाल फीजिबल होने जा रहा है, क्योंकि लगातार उसमें पैसे की कमी और जितना पैसा बनाने की बात हो रही है कि उतना मिनिमम होना चाहिए, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से इस शिखर सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और उनमें से ये विकास बैंक एक काफ़ी महत्व रखता है। मुझे लगता है कि इस पे शायद निर्णय हो जाएगा और सुनने को आ रहा है कि बराबर का कंट्रीब्यूशन होगा सारे देशों का और करीब करीब $10 बिलियन हर एक देश देगा। तो 50 बिलियन से शुरू होगा और 100 बिलियन तक जा सकता है, पर अभी बातचीत चल रही है। और चीन और ब्राजील दोनों बराबर का जो है वो कंट्रीब्यूशन अभी करेंगे। ये और दूसरा ये कि एक फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बनाएंगे कि जब देश कई देश होते हैं विकासशील देश जो हैं जिनको कभी कठिनाई पड़ती है तो उसमें उनकी मदद कर सके, क्योंकि अभी यूएस में जो ये क्वांटिटेटिव ईजिंग थी जिससे उनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो थे, तो इस वजह से उनके यहाँ से पैसा सारी दुनिया में जा रहा था कि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। अब जब वहाँ आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ रहा है तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ फिर फेडरल रिजर्व ये क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रोग्राम बंद करेगा और थोड़े इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा। तो ऐसे में जो है यहाँ से पैसा वापस भी जा सकता है। तो ऐसी समस्या में ऐसा करेंसी रिजर्व काफ़ी एक अहम रोल प्ले कर सकता है। मीरा शंकर, ये आइडिया के तौर पर, विचार के तौर पर तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह का बैंक बनाया जाए जहां जब ज़रूरत पड़े देश उधार ले सकें, खासकर ये देश और वो दूसरों देशों को भी दे सकें जो और कमज़ोर देश हैं। लेकिन 2012 में मालूम है कि ऐसा लग रहा था जब दिल्ली में बैठक हुई थी कि लगभग ये तय हो गया है और अब हो ही जाएगा। 2 साल बाद भी फिर हम यही चर्चा कर रहे हैं कि जो मेन एजेंडा है उसमें एक बैंक बनाने की बात हो रही है। फिलहाल आपको कितनी लगता है, रियलिटी यथार्थ कितना लगता है कि इस बार हो जाएगा, और कौन सी आपको अड़चनें अभी भी नजर आ रही हैं? बातचीत उस पर चल रही है कि इसका फाइनल शेप क्या होगा, मतलब उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ होगा, कितना फाइनल कंट्रीब्यूशन सब देंगे, इन चीज़ों पे बातचीत, फाइनल बातचीत जो है चल रही है। पर 2012 में पहली दफ़े ये आइडिया आगे आया था। दिल्ली में जब शिखर सम्मेलन हुआ था तब बैंक की बात चली थी और जब से अब तक काफ़ी मामला आगे ले गए हैं। तो इस वजह से मुझे उम्मीद है कि शायद इस शिखर सम्मेलन में इसको कुछ सक्सेस मिले। बिल्कुल। प्रोफेसर चिनॉय, इससे पहले कि हम बात करें कि दूसरा और एजेंडा क्या होगा, हम सबसे पहले इस पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि नई सरकार है, मोदी सरकार, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतनी जल्दी ये चुनौती आई है जिसमें चीन और रूस 2 बड़े देशों से अलग से भी मुलाकात होनी है। आपको लगता है कि फिलहाल कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर ये उभरेगा? हम जानते हैं हालांकि कुछ एक्सपीरियंस हैंड्स जो हैं वो उनके साथ जा रहे हैं, लेकिन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहला बड़ा चैलेंज है विदेश नीति के तौर पर। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, बट जब वाजपेयी जी थे वो भी कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के लिए कोई विकल्प होना चाहिए, कि उनके जो SDRs थे, पैसे थे, वो उससे ज़्यादा दिक्कत थी। ब्रिक्स बैंक में आप अपनी लोकल करेंसी में भी डील कर सकते हैं। तो ख़ास तौर पे जब करेंसी मामला हो जाता है, गिरावट होती है, तो इस तरह की बैंक की ज़रूरत है और इस बैंक में बराबरी है। IMF और विश्व बैंक में इस तरह की बराबरी नहीं है, वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स वगैरह के आधार पे है। तो ये ज़रूर प्रधानमंत्री के लिए पहले विज़िट होगा ब्राज़ील में, मगर ये इतना पेचीदा मामला या मुश्किल मामला नहीं है कि 2-3 दिन में पूरे कैबिनेट को समझाया जाए। और एक जो ऑफिसर ने, सुजाता मेहता ने कहा कि भाई कुछ यहाँ लोग पहले से ही सिक्योरिटी काउंसिल में हैं और बाकी लोग भी ये जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये एक प्रेशर ग्रुप भी है और एक डिवीजन ऑफ लेबर है। ब्रिक्स या इकोनॉमिक और बाकी मामला ले लेंगे, फिर IBSA है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, वो पॉलिटिकल, ह्यूमन डेवलपमेंट मामले वो ले लेंगे। तो इस तरह का जो डिवीजन हुआ है ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और जो मीरा शंकर जी ने कहा बैंक के बारे में, हाँ, पहले ही चीन ने दावा कर लिया कि आप शंघाई में कीजिए, बट जब फाइनलाइज होगा तो बातचीत से फाइनलाइज होगा और किसी एक
पार का गढ़ नहीं रहेगा। जी, लेकिन प्रोफेसर चन्ना, इस पे एक बात पे बार बार जो एक शिकायत दर्ज की जा रही है वो ये कि इस पे ज़्यादातर देश जो हैं, चीन को अगर हम छोड़ दें तो विकासशील देश हैं जिनकी ज़रूरतें कुछ अलग किस्म की हैं। तो तकनीक पे जोर है, पैसे पे जोर है, लेकिन इस बात पर जोर नहीं है कि स्वास्थ्य को मेन एजेंडा बनाया जाए, शिक्षा को मेन एजेंडा बनाया जाए। आपको लगता है भारत को अपनी तरफ से इसको बढ़ चढ़ कर पेश करना चाहिए? भारत को करना चाहिए, मगर दक्षिण अमेरिका में यदि आप ब्राज़ील को देखें, लोग सिर्फ फुटबॉल के लिए उसको नहीं जानते हैं। उन्होंने अभी विकसित देश होने की तरफ गए। जो पहले बेरोजगारी थी, महंगाई थी, वो काफ़ी कम हो गई। बल्कि सक्सेस स्टोरी के तौर पर सक्सेस स्टोरी है, और चीन का तो है सक्सेस स्टोरी। तो यदि विकसित और विकासशील देश मिल जाए एक बैंक में, तो असली विश्व बैंक वो होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, काला साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। ये बताइए फिलहाल कि इससे पहले कि आगे बढ़ें और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करें कि क्या कुछ हासिल हो सकता है इस बैठक से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ हासिल करना चाहेंगे और उनके साथ जो पूरा जत्था यहाँ से गया है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ब्रिक्स को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय छवि बन रही है, पिछले कई सालों में ब्रिक्स की लगातार बैठकें हुई हैं, हालांकि बहुत पुराना संगठन नहीं है, उसके बावजूद भी क्या, अगर अंग्रेजी में हम कहें कि हैज़ इट अराइव्ड, क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो इसका नोट ले रहा है, इसको ध्यान में रख रहा है कि ब्रिक्स में क्या कुछ चर्चा हो रही है, आर्थिक फ्रंट पर क्या बात हो रही है, पॉलिटिकल फ्रंट पर ये देश क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में जाएंगे, ये उनकी पहली बारी होगी। तो जब वो सम्मेलन में जाएंगे तो उनके सामने 2 या 3 मुद्दे आ सकते हैं। एक तो जैसे पहले भी जिक्र हो चुका है, ब्रिक्स बैंक का होगा। दूसरा होगा ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार करना। ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और तीसरा मैं समझता हूं जो बिल्कुल उनके सामने आएगा वो ये है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, इनका क्या रूप होना चाहिए और इनकी क्या नीति होनी चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय क्या कहते हैं जो बैठक होगी चीन के साथ और रूस के साथ, इनमें से जो चीन के साथ होगी वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बारी होगी कि प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पहली उनकी मुलाकात होगी। आपको याद रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कम से कम 26 या 27 बारी चीन के लीडरों के साथ, उनके साथ मीटिंग की थी। तो ये जो पहली मीटिंग होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि दोनों जो नेतागण होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि इनकी क्या नई नीति है, कैसे वो ऐसे कंडक्ट करते हैं। और इनकी खास करके चीन को तो यही उनको देखना होगा कि भारत का नया प्रधानमंत्री आया है, कोई भारत की नीति में कोई बदलाव आया है, नहीं आया, कि वो पुरानी नीति के साथ चलेंगे। क्योंकि चीन और भारत में काफ़ी सारे समस्याएं हैं। आपको याद होगा पहला समस्या तो ये है ये अपनी सीमा की। काला साहब, समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन ये बताइए कि चूंकि ये कई देशों की बैठक है और अलग से साइडलाइंस पे ये द्विपक्षीय जो है बातचीत ये भी होगी, क्या आपको लगता है कि वाकई जो ठोस मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकती है क्या इस बैठक में चीन और भारत के बीच? हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा मौका होता है। क्योंकि जैसे अब आमने सामने चीन और भारत के जो लीडर हैं उनके आप ही जो बैठक होगी, उसमें जो भारत और चीन के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा होगी। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। मैं समझता हूँ कि ये पहली बैठक है, इसके बाद कई और क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। क्योंकि सितंबर में अपने प्रधानमंत्री यूएन के लिए भी जा रहे हैं। उसके बाद ये भी हमने सुना है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत भी आएंगे इस साल के अंदर। सो इसलिए जो ये मीटिंग्स होती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इनमें जो छोटी छोटी बात होती है या समस्या होती है उनके ऊपर पूरी चर्चा हो जाती है। तो इसलिए ये पहली बारी है हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उनको
काफ़ी सारे जो नेतागुण हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका के भी नेतागुण हैं, उनके साथ भी परिचय होगा। तो इसलिए जो बाकी जैसे रूस के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी ये पहली बारी उनकी बैठक होगी। यानी कहीं ना कहीं जिसको अंग्रेजी में आइस ब्रेकिंग कहते हैं, कम से कम वो काम वो देखेंगे। बिल्कुल, वो काम तो जरूर होगा, आइस ब्रेकिंग होगी। जी हाँ, बिल्कुल। सतीश जी, कभी बताइए कि जिस तरह से हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन अपने रिपोर्ट में ये कह रहे थे कि इन देशों में जरूर इस सहयोग की भावना बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन एक जो कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एक प्रतिस्पर्धा का माहौल है, क्या वाकई वो कुछ कम हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी इसमें कुछ कर पाएंगे कि उन्होंने कहा जैसे अपनी रिपोर्ट में कि प्रतिस्पर्धा जो है वो सहयोग में तब्दील हो सके, जो ब्रिक्स देशों के दूसरे देश हैं राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जब बात होगी? मैं समझता हूँ अफसा ये है कि इन देशों ने अपनी राइवलरी को एक तरफ रख के ये फैसला किया कि वो एक साथ बैठ के एक अपने रीजन के लिए विकास की बात करें। तो कम से कम इनके दिमाग में ये तो है कि हम मिलके कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम जैसे इंडिया और चीन के जो संबंध हैं उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 1962 में एक युद्ध भी हुआ था उनके साथ, और लगातार एक तरह से अतिक्रमण की सूचनाएं हमें मिलती रहती हैं समाचार में, हर तरीके से बात बात पे प्रोटेस्ट होता है चीन की तरफ से। तो इन चीज़ों को इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन भारत का जहाँ तक सवाल है दूसरे देशों से, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, रशिया के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हालांकि रशिया की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं अपने रीजन में, लेकिन मैं समझता हूँ उसके बावजूद ये एक अच्छी शुरुआत है इन कंट्रीज़ में। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं थोड़ा सा इस बात से मायूस हूँ कि जितने भी इन्होंने प्रोग्राम तक किए हैं कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। विचार होता है, ये लोग फैसला करते हैं कि ये करेंगे। अब इसको देख लीजिए, अब बैंक को ही देख लीजिए। जैसे मीरा जी कह रही थी कि ये तीसरा या चौथा इनकी बातचीत होने जा रही है बैंक पे। अब बैंक ने कितनी अब तक प्रोग्रेस की है, मैं समझता हूँ कि खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। क्या आप इस पर कोई सलाह देना चाहेंगे सतीश जेकब कि क्या करना क्या चाहिए इन देशों को मिलकर? इनकी ज़रूरतें जो हैं वो कुछ तो एक जैसी हैं लेकिन कुछ बिल्कुल अलग अलग हैं। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कॉमन एजेंडा जो है उस पर बैठ के किस तरह से बात की जाए। जिस तरह से मैं RS कला साहब से भी जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वाकई ये जो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नेशंस है, ये अपने को उस मजबूत तरीके से आगे रख पाया है अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने? तो क्या होना चाहिए इनका एजेंडा? ये हमारे सामने फैक्ट्स हैं कि ये इतना बड़ा ग्रुप है कि 40% आबादी संसार की जो है वो इसमें है। और आप वैसे भी स्ट्रेटेजिक ताकत की बात करें तो चाइना, भारत और रशिया, कम से कम ये 3 देश तो ऐसे हैं कि जिन्होंने काफ़ी एडवांस इनकी एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस रही है। साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ब्राज़ील ने काफ़ी तरक्की की है। तो ये 5 काफ़ी दबाव डाल सकते हैं। और जो इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जैसे कि विस्तार करना चाहते हैं संयुक्त राष्ट्र में, मैं समझता हूँ अगर ये वाकई ही इसके ऊपर जोर दें तो कुछ ना कुछ उसका हल निकलेगा। उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, बैंक्स की बात हो रही है। अब तक हमने देखा कि अमेरिका का डोमिनेशन रहा है इंटरनेशनल बैंक पे, IMF, वर्ल्ड बैंक पे। ये चाहें तो वो डोमिनेशन तोड़ सकते हैं, उससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। जी हाँ, मीरा शंकर, आप चूँकि अमेरिका में भी पोस्टेड रह चुकी हैं और कहीं ना कहीं एक जो खतरा मंडरा रहा है इस पूरी बैठक पे वो ये है कि ये सारे ग्रुप्स मिलकर, देश मिलकर कहीं एक ऐसा ग्रुप ना बन जाए जो एंटी वेस्टर्न कहलाए, कि एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बन गया है। और खासकर जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सितंबर में अभी बैठक पक्की हो चुकी है कि वो जाएंगे अमेरिका। और हम जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि इससे पहले कि वो प्रधानमंत्री बने उस दौरान अमेरिका से उनके रिश्ते किस तरह से रहे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद अब वो जाएंगे और कई तरह की बातें हो रही हैं कि वो संबोधित भी कर सकते हैं वहाँ के सदन को। लेकिन ये बताइए कि किस तरह से इस बात से बचा जा सकता है कि एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक न बन के रह जाए? मेरे ख्याल से भारत के लिए ये एक एंटी वेस्टर्न ब्लॉक नहीं है, क्योंकि भारत इसमें भी भाग लेता है और दूसरी संस्थाओं में भी भाग लेता है, जैसे G20 है जिसमें पश्चिमी देश भी मौजूद हैं, US भी मौजूद है, और कई ऐसी संस्थाएं हैं। तो अगर भारत की ओर से देखा जाए तो आई वुड कॉल दिस द फ्लेक्सिबल ज्योमेट्री ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब किसी एक संस्था को एकदम से सबसे अलग और सबसे ऊपर नहीं रखना, पर कई संस्थाओं में साथ साथ काम करना
और अलग अलग देशों के साथ काम करना जहाँ हो सकता है। तो इसमें ये है कि ये सब उभरते देश हैं, इनकी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है और अपने क्षेत्र में भी ये काफ़ी प्रभावशाली हैं और विश्व में भी कई तो इनमें से हैं प्रभावशाली और बाकी लोगों की उम्मीद है कि प्रभावशाली बन सकते हैं। तो इस वजह से ये एक ऐसी संस्था है जो महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो है हम लोग अपने आर्थिक स्थिति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम जो हैं जिसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए कैसा कुछ अपने आप से कुछ कदम लें जिससे वो कार्यक्रम शुरू कर सकें। जैसे कि अब ये चारों देश हैं, इनके पास करीब 4 ट्रिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। बिल्कुल। और जैसे कि जेकब ज़ुमा ने कहा है, इन देशों को करीब 4 ट्रिलियन की ज़रूरत भी है अगले 5 साल में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए। सतीश जेकब जिस तरह से कह रहे हैं कि बस उस दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि ठोस कुछ करके दिखाए। प्रोफेसर चिन्होय, आपको लगता है कि एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप कह रही थी कि स्वास्थ्य में या शिक्षा में इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए हैं। असल में इन्होंने 20 क्षेत्र में कोऑपरेशन शुरू किया है और उनमें से शिक्षा और लेकिन शायद वो प्रायोरिटी एजेंडे पे ज्यादा नहीं मतलब प्रायोरिटी तो आर्थिक है, पर 20 क्षेत्र हैं, उनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र हैं जिसमें वो लोग काफ़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं। जी प्रोफेसर चिन्होय, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है रूस और चीन के इस ब्लॉक में होने के बावजूद, 2 बड़े देश, 2 अमेरिका विरोधी देश, ऐसे में भारत के ऊपर उनकी छाया ना पड़े और एक एंटी अमेरिकन या एंटी वेस्टर्न ब्लॉक की तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ना नजर आए? आपको ये चुनौती नहीं लगती? मुझे लगता है कि ब्रिक्स और एक और जो संगठन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दोनों रूस और चीन है और हम लोग फुल मेंबर्स नहीं है और ना पाकिस्तान है, बट मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा इस तरह की गोष्ठी में हम जाएं और इतने ज़्यादा विकसित देश के संयुक्त मोर्चे बने, तो उसमें जो नॉर्थ का हावी होने का मामला है, राजनीति में भी आर्थिक में भी, उसको टक्कर मिलेगा। और हमारे लिए दिक्कत यही रही है कि नेटो और सियाटो और यूरोपियन यूनियन ये सब इकट्ठे हो गए, हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। हम अपने पुराने पड़ोसी चीन के साथ भी नहीं इकट्ठे हो पाए। तो इसीलिए इससे फ़ायदा है और बातचीत करने से उस माहौल में जहाँ चीन का दोस्त रूस भी है और ब्राज़ील इत्यादि जो अमेरिकन क्षेत्र में मॉनरो डॉक्ट्रिन माने जाते थे, ये लोग भी सोचेंगे कि वो साउथ के साथ बात कर सकेंगे। तो ये कई चीज़ों के लिए, केवल आर्थिक स्थिति के लिए नहीं, पर राजनीतिक स्थिति के लिए और हमारे विकास के लिए, राजनीतिक विकास के लिए बहुत जल्द फायदेमंद हो सकते हैं यदि हम उसको ढंग से इस्तेमाल करें। और आप ये भी कह रहे हैं कि इन ग्रुप्स में बढ़ चढ़ के भी भारत को हिस्सा लेना चाहिए। जी हाँ, आर.एस. कल्ला साहब, ये बताइए कि चीन की बात हुई, इस पूरे ग्रुप के तमाम देशों की जिक्र हुआ, लेकिन रूस के बारे में भी बात होनी चाहिए कि जो एक दौर में रिश्ते रहे, हम जानते हैं पंडित नेहरू से लेकर USSR के दौर से लेकर जितने अलग अलग दौर में भारत और रूस के रिश्ते गुजरे हैं अलग अलग दौर से, फिलहाल आप उसे किस दिशा में देखते हैं? नई पार्टी की एक सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को क्या एक नज़ीर के तौर पर लिया जा सकता है कि उस दौर में किस तरह के रिश्ते रहे रूस के साथ और अब मोदी गवर्नमेंट में किस तरह के रिश्ते रहेंगे? क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो जैसे शासन का होता है वो तो तकरीबन हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। अब भारत और रूस के जो संबंध हैं ये हमारे राष्ट्र हित के लिए हैं। तो ये बेशक पुरानी सरकार यूपीए सरकार थी या आज की एनडीए सरकार है, ये हमारे हित में है कि भारत और रूस के रिश्ते बिल्कुल पक्के रहें, मजबूत रहें, क्योंकि देखिए हमारा एक मिलिट्री सप्लाई रिलेशनशिप भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो हमारा ये रूस के साथ रिश्ता है इसको मजबूत भी रखना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, हमें पीछे नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि अगर यूपीए सरकार के रूस के साथ अच्छे रिश्ते थे, ये मतलब नहीं है कि मोदी सरकार के रिश्ते कमज़ोर हो जाने चाहिए। मैं तो समझता हूँ और मजबूत होने चाहिए। लेकिन मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो ब्रिक्स जो देश हैं वो रोल प्ले कर सकते हैं, वो ये है कि एक तरफ G7 देश हैं जो समझा जाता है कि ये तो डेवलप्ड वर्ल्ड के हैं, उनमें से रूस भी एक मेंबर है, लेकिन आजकल रूस को उन्होंने बाहर किया हुआ है। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एफ्रो एशियन कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जो बहुत गरीब मानी जाती हैं। जो ब्रिक्स देश हैं वो तकरीबन इनके समझ लो माध्यम सेंटर में हैं। तो जो रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड की जो उम्मीदें हैं, आशा हैं, जो उनके आगे बढ़ने की जो उनके क्या कहते हैं काफ़ी हाई होप्स हैं, वो और G7 की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ उनके संपर्क कर सकते हैं और एक बहुत ही अदा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ ये जो सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री गए हैं अब ब्राज़ील में, उनका ये रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, आखिरी सवाल सतीश जेकब आपसे कि माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजनीति से ज़्यादा जो है अर्थशास्त्र हावी रहेगा विदेश नीति पर। आपको लगता है कि ये बैठक जो हो रही है ब्रिक्स देशों की, ये पहला इम्तिहान है कि इस बैठक के बाद वो क्या कुछ हासिल करके लाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत अच्छा मौका है, उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है पहली बार। वो राजनीति में काफ़ी दक्ष हैं, लेकिन आई थिंक ये पहली मर्तबा है कि वो बाहर जा रहे हैं और बड़े लीडर्स के साथ उनकी बातचीत होने वाली है, उनसे उनकी जान पहचान बढ़ेगी, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ब्राज़ील में क्या डेवलपमेंट मॉडल रहा है इसके बारे में मुझसे ज़्यादा तो शायद मीरा शंकर जी जानती हैं, लेकिन काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, तो उससे भी हम शायद हमारे प्रधानमंत्री कुछ सीख के आएंगे या उनका कुछ आइडिया लेंगे। मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा मौका है कि उन्हें शुरू में ही बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के फ़ौरन बाद ही उनको ये ऐसा मौका मिला है। और ब्रिक्स मैं समझता हूँ कि बहुत पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, इन्फ्लुएंशियल बन सकती है। और जैसा कारा साहब कह रहे थे कि ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो बीच में हैं और जो नीचे की कंट्रीज़ हैं, अगर उनको हम मदद करें, ये ब्रिक्स कंट्री मदद करें और उनको एजुकेशन में उनको स्किल्स, एजुकेशनल मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स, इन सब में अगर ये कंट्री मिलके और इनका बैंक उनकी मदद करता है तो उनको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट और गुडविल मिल सकती है। जी हाँ, और जो उनको काम आएगी संयुक्त राष्ट्र में भी। बिल्कुल। जी हाँ, सतीश जेकब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल जिसका आप जिक्र करें वो उभर के पूरी तरह से सामने आएगा और यही लीडरशिप जो है असली वो नज़र आती है। मीरा शंकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर चनॉय, और साथ ही मेरे साथ आरएस कल्ला साहब भी मौजूद थे। तो ये थी हमारी आज की पहली खबर।